नमस्कार, मी नितीन चव्हाण आणि मी परिचय करून देतो. हे शिवनारायण शर्माजी आहेत. शिवनारायण शर्माजी किंवा म्हणजे मी हे आम्ही भ्रष्टाचार विरोधी जागृती अभियान विविध संस्थांच्या मार्फत आम्ही वेगवेगळ्या प्रश्नांवरती आम्ही काम करतो आणि आमच्या संदर्भात राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये एक केस चालू होती. त्या केसचा डायरी नंबर आहे 1449/CR/2019 आणि केस नंबर आहे 696/13/16/2019. त्या केसच्या संदर्भात एक आशादायी निर्णय, एक आशादायी ऑर्डर ही कोर्टाने, म्हणजे तिकडच्या जे ह्युमन राईट जे कोर्ट चालतं आयोगाचं, तेथील म्हणजे त्या आयोगाने एक चांगला आशादायी निर्णय दिलेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणीचा आदेश हा महाराष्ट्र शासनाला ॲडिशनल सेक्रेटरीच्या थ्रू दिलेला आहे. तर ती ऑर्डर काय आहे की भांडूप पोलीस स्टेशन, जे मुंबईतलं भांडूप पोलीस स्टेशन आहे, तिकडच्या जे दोषी अधिकारी जे आमच्या केसमध्ये होते त्यांना 25,000 फाईन आणि त्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई, कडक कारवाईची त्यांनी आदेश दिलेला आहे. आता हे प्रकरण काय आहे हे आपण जाणून घेऊया. हे प्रकरण असं आहे की त्याची मी पार्श्वभूमी सांगतो की माझ्या म्हणजे घरावरती काही लोकांनी, म्हणजे आता मी साधारणपणे मी एरियातल्या काही चुकीच्या गोष्टींबद्दल, काही माफिया राजबद्दल, भ्रष्टाचाराच्या बद्दल मी आवाज उठवतो. त्याच्यामध्ये तेथील माफिया, पोलीस आणि जे अधिकारी आहे हे सर्व माझ्या विरुद्ध काही ना काहीतरी म्हणजे षडयंत्र करत असतात आणि त्याच षडयंत्राचा भाग म्हणून माझ्या घरावरती एक अटॅक झाला होता. त्या अटॅकमध्ये असं झालं होतं की माझ्याच घरावरती अटॅक रात्रीचा होतोय, सर्व काय होते आमच्यावरती हल्ला होतोय आणि ते असून पण पोलिसांनी, म्हणजे आम्हीच पहिला 100ला कॉल केला, अटॅक झाला, आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो, पण पोलिसांनी जेवढं त्यांनी म्हणजे अगोदरपासून ती पहिलेची त्यांनी एक सेटिंग करून ठेवली होती की आलं की माझ्यावरतीच FIR घ्यायची. आणि म्हणजे तेव्हा जे घडत होतं त्यावेळेला मी शिवनारायण शर्मा यांना मी कॉल केला. ते त्यावेळेला आले आणि त्यावेळेला त्यांनी रीतसर मागणी केली की क्रॉस FIR झाली पाहिजे. क्रॉस FIR मध्ये जे काही आहे ते सत्य कोर्टासमोर आलं पाहिजे आणि कोर्टाला डिसाईड करू दे की काय नेमकं. पण त्याच्यामध्ये पोलिसांनी काय केलं की ह्या सगळ्या गोष्टीचा राग ठेवून त्यांच्यावरतीच म्हणजे ॲक्शन घेतली. त्यांना रॉंगफुली डिटेन केला, त्यांना फाईन मारला वगैरे वगैरे. त्यांनी गोष्ट त्या लोकांनी चुकीच्या गोष्टी, म्हणजे तिकडे जेव्हा ते मौजूद तिकडची जी ऑफिसर होती PSI प्रियांका खरटमल ह्यांनी अशा पद्धतीने कायद्याचा गैरवापर करून आणि चुकीच्या पद्धतीने जे काही त्यांनी जे म्हणजे गैरवर्तन केलं त्याच्याबद्दल शर्माजीने ज्या काही तक्रारी केल्या आणि कसा काय त्याच्यावरती विजय मिळवला, या सगळ्या गोष्टी हे शिवनारायण शर्मा आता आपल्याला थोडक्यात सांगतील की त्यांनी कुठले ग्राउंड्स ठेवले, कोर्टाने कुठले ग्राउंड्स ग्राह्य म्हणजे केले आणि त्याच्यावरती यांनी सदर ऑर्डर दिलेली आहे. तर त्याच्याबद्दल शिवनारायण शर्माजी आपल्याला सांगतील. तर शिवनारायण शर्मा जी, आप मराठी में समझाएंगे कि हिंदी में? मैं हिंदी में हिंदी में तर चलेगा, म्हणजे ह्यांना साधारण मराठीमध्ये समजवताना आपल्याला त्यांना काय अडचण होऊ नये म्हणून त्यांना हिंदीमध्ये ते बोलतील आपल्याशी. तर शर्मा जी, आप बोलेंगे जरा क्या हो गया? नमस्कार, मैं शिव नारायण शर्मा, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान से मैं जुड़ा हूँ। ये हम लोगों का संगठन है। ये देखिए, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान हम लोगों ने देश भर में काम किए हैं और से है और काफ़ी काम हम लोग करते चले आ रहे हैं। हमारे को जिस दिन ये घटना घटी उस दिन रात को हम घर पर लगभग सोने जा रहे थे, वो स्थिति थी, तभी फ़ोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हूँ, थोड़ा आप आ जाएंगे तो अच्छा है। हमने कहा ठीक है, तो हम वहाँ पहुँचे तो इन्होंने हमें एक वीडियो दिया था जो इनके ऊपर हमला होने का था। वो वीडियो हमने देखा था। उस वीडियो में इनके ऊपर हमला कर रहे हैं घर के अंदर घुसते हुए। अब जब हम थाने पहुँचे तो वहाँ से हमें मेडिकल के लिए भेज दिया गया था। तो मेडिकल, जो सामने जिसने हमला किया था उसको पहले मेडिकल के लिए भेज दिया गया था और इनको बाद में भेजा गया। फिर हम लोग मेडिकल गए, वहाँ पर वो किया। तो उस टाइम हमने इस वीडियो को ट्वीट कर दिया था कि भाई ये ऐसा ऐसा हमलावर का वो सब ट्वीट किया था। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए थे तो वहाँ पर कुछ घटना भी घटी थी, वो चीज़ भी हमने मेंशन करी है उसके अंदर। और फिर जब वापस आए तो हमने क्या देखा कि सामने वाले का, जिसने हमला किया था, उसी की तरफ से FIR दर्ज की जा रही थी।
इनके द्वारा वहाँ के जो इंचार्ज थे उस टाइम, पुलिस उप निरीक्षक खरटमल, प्रियंका खरटमल, उनकी तरफ से, उनकी द्वारा उसकी तरफ से एफआईआर होती जिसने हमला किया था, जो वीडियो हमने क्या बोलते वायरल किया था, जो हमने वीडियो ट्वीट पर डाला था। हम देख रहे हैं, हमने बीच में कोई इंटरफेयर नहीं किया उनके। अगर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज ये लोग लाते ना तो वो सब चीज सामने नजर आती। हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने पूरी एफआईआर कर ली। एफआईआर करने के बाद जब क्या बोलते वो शांत हुए, तब हमने इनसे कहा था कि आपने उनकी एफआईआर ले ली हमला करने वाले की, तो अब जिसके ऊपर हमला हुआ है उसकी एफआईआर भी ले लीजिए। तो उन्होंने कहा तुम कौन? हमने कहा हम संगठन से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार विरोध जागृति का। यहाँ कंप्लेंटेंट सीधे ये इंचार्ज के वो थे। यहाँ जो भी है उसका पेरेंट्स ही यहाँ पर मौजूद रहेगा, बाकी सब बाहर जाओ। पेरेंट्स में इनकी खाली मिसेज थी वहाँ मौजूद। हम लोगों ने, जो हम अपने जितने भी लोग हमारे संगठन के लोगों से हमने साफ साफ कहा है, हमें किसी से आर्गुमेंट नहीं करना है। अगर वो समझते हैं तो करो, बात करो, नहीं समझते हैं तो चुपचाप साइड में हो जाओ, जो वो कहे उस हिसाब से काम करो। हमने भी वही किया। उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, हम लोग बाहर आ गए। उनकी मिसेज से कहा कि आप उनकी कंप्लेंट दे दो, लिखो जो भी है। हमने सोचा शायद उनकी तरफ से एफआईआर हो जाएगी क्रॉस। हम जब बाहर आए तो कुछ देर के बाद इनकी मैसेज बाहर आई और बोलती है कि वो कंप्लेंट नहीं ले रहे, यानी हमारी एफआईआर नहीं ले रहे, बल्कि हमसे कह रहे कि आप पेपर पर कंप्लेंट लिख कर दो। हमने कहा पेपर पर कंप्लेंट लिख कर दो तो ठीक है, आप लिख के दे दीजिए। अभी हम इस मामले में हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिंपल से हम लोगों का संगठन का उसूल भी है कि हम जबरदस्ती किसी के बीच में नहीं जाना है। हमने उनको कहा कि उनसे लिख के दे दो, वह पेपर नहीं है। हमने कहा रात को 2 बजे हम पेपर लेने भी कहीं नहीं जा सकते थे, रात का 2 बज रहा था। तो हमने कहा उनसे मैडम से या उनसे मांगिए, वो पेपर दे देंगे। वो अंदर गए, पेपर मांगा, लेकिन उन्होंने किसी ने पेपर नहीं दिया। जब पेपर नहीं दिया तो वो बाहर आए, बाहर आके हमसे बोला, तो हमने उस वक्त ट्वीट किया मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस को ट्वीट किया, कहा कि ऐसा ऐसा है, क्रॉस एफआईआर हुई, सामने हमला करने वाले ने ही एफआईआर कर दी है, अब इनकी एफआईआर लेनी है। एफआईआर तो ले नहीं रहे बल्कि कंप्लेंट मांग रहे हो। कंप्लेंट के लिए रात के 2 बजे पेपर हमें लाना है, क्योंकि हम तो उस टाइम बिना पेपर लिए आए थे। हमें सोचा ही नहीं था कि यहाँ आकर हमें पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पेपर उनसे मांग रहे, पेपर नहीं दिया जा रहा है। जिसके बाद जब ट्वीट करने के बाद हमारे पास मुंबई कमिश्नर की तरफ से 5 मिनट के बाद ट्वीट का जो रिप्लाई आया, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें साफ साफ लिखा है ट्विटर में कि हमने वहाँ के इंचार्ज प्रियंका खरटमल से बातचीत कर ली है और उन्होंने आप उनसे जाइए, वो आपको सहयोग देंगे। ये हमारे ट्वीट में लिखा है, जो बाकायदा हमने अपने कंप्लेंट लेटर में इन लोगों को सबको भेजा है। उस ट्वीट के बाद जब वो आया तो हमने कहा ठीक है, अब इनके ही डिपार्टमेंट के अधिकारी बोल रहे हैं कि आप जाकर बात कर लीजिए, हमने बात की है। तो हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं था कि कुछ वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ अब पेपर की बात रह गई थी और कुछ तो बात थी नहीं। हमें पेपर लेना था, कंप्लेंट लिख करके दे देना था। हम गए, मैडम से बातचीत की, कहा कि भाई आप पेपर दिलवा दीजिए ताकि कंप्लेंट हो जाए। ट्विटर अपने दिखाया उनको, और तो उन्होंने पेपर नहीं दिया। तो हमने कहा मैडम हमने ट्वीट किया है और वहां से हमें बोला गया है। तो जैसे ही हमने ट्वीट की बात की, ट्वीट हमारे मुंह से निकला, इमीडिएट मैडम ने वहां पर बोला, अगर सीसीटीवी फुटेज उस दिन आते उनमें साफ नजर आ जाता कि हमने कोई आर्गुमेंट नहीं किया है मैडम से, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने ट्वीट बोला। उन्होंने, मैडम ने कहा ट्वीट किया है, एक बुरा नशा था उनको, वर्दी का नशा, यही कहा जाएगा। ट्वीट किया है, आत्मदिलो, मराठी में ये वर्ड बोले, मैं पूरी तरीके से वो वर्ड नहीं बोल सकता। ये वर्ड बोल करके उन्होंने मुझे उठा करके उन मुजरिमों के साथ बैठा दिया जिनको उन्होंने पकड़ रखा था, और वहां पर मैं बैठा रहा। मैंने वहां पर उस टाइम मेरा से उन्होंने आईडी कार्ड लिया, मेरा प्रेस कार्ड लिया, मेरा संगठन का कार्ड लिया, मेरा लाइसेंस, मेरा पर्स, सब कुछ उन्होंने देखा, उसका फोटो भी लिया। वो सब ले करके मुझे वहां बैठा दिया गया। 2-2.5 घंटे तक हम लोग बैठे वहां पर। कोई उनसे कोई बातचीत नहीं की, कुछ नहीं। और फिर उन्होंने हमें 1250 रुपये हमसे ले करके हमें 110 लगाया और 1200 की रसीद देकर हमें छोड़ा। ये तो पूरी तरह गलत था, इलीगल था। हम गए अपने इसमें और ह्यूमन राइट्स में हमने कंप्लेंट करी, फिर हम कोर्ट भी गए।
और कोर्ट में हमने बोला तो कोर्ट में हमारे मैटर को सामने रखा गया, उठाया गया। अब जब इस मामले में ह्यूमन राइट्स में तो टाइम लगता है, कोई भी केस रजिस्टर होने में समय इमीडिएट रजिस्टर ही नहीं करते हैं, ये तो खाली बनाए गए हैं बस, ठीक है। तो जब ये हो गया, यहाँ कोर्ट में केस लगा दिया गया, तो वहां पर चार्जशीट दाखिल की गई। मुलुंड कोर्ट में। मुलुंड कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में हमने देखा, उसमें कहा गया है कि हम रात के 3:45 बजे एशियन पेंट्स के उधर हंगामा कर रहे हैं। ये देखिए, ये चार्जशीट की कॉपी है, ये देखिए। ये मैंने जो राउंड किया है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एशियन पेंट। एशियन पेंट पे रात को 3:45 मुझे बजे उधर कुछ तो गलत चीज कर रहे थे, उधम मचा रहे थे, इसके लिए इन्होंने उनको पेनल्टी हमारे ऊपर 110 का ये लगा दिया, 496 का नंबर भी डाला। ह्यूमन राइट ने क्या कहा, ये चीजें जब हुई तो हमने कहा कि भाई ये तो पूरा झूठ है। वहां पर तो ह्यूमन राइट्स में भी हमने लेटर भेजा था, तो वहां पर से उनको नोटिस गया था, और यहाँ पर हाजिरी नहीं हो रहे अपने कोर्ट में। फिर जब हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के लिए यहाँ पर कोर्ट में लगाया, तो सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने कहा कि आप अपने स्तर पर इसका कंटेम्प्ट जो भी कर सकते कीजिए, मतलब इसका सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिला। तो उन्होंने ये चीज़ हमें बोली कि आप अपने स्तर पर कंटेम्प्ट कीजिए। हमारी फाइल को डिजॉल्व कर दिया, हमारी एप्लीकेशन को। इसके बाद सामने वाले से यानी प्रियंका खरटमल से इसका बयान मांगा गया। वो बयान जब आया, वो भी कोर्ट में आया, तो वहां पर वो बयान में उन्होंने लिखा है कि हम थाने के अंदर उनके कार्य के बीच में इंटरफेयर कर रहे थे। ये उनका बयान, ये प्रियंका खरटमल का ये बयान है, ये बयान है जो ह्यूमन राइट में जो उन्होंने कहा था। ये देखिए, ह्यूमन राइट्स पोलीस ठाणे परिसरामध्ये आप देख सकते आ रहा है इसमें, तो आ रहा है, ठीक है, ठीक। हाँ। तो ये बयान उन्होंने दिया। ये बयान और चार्जशीट के बयान दोनों में डिफरेंस, हम आश्चर्यचकित कि क्या है। मतलब सच भी इन्होंने बोलना नहीं आता। पुलिस इतनी बेखौफ हो गई है, इतनी बेशरम हो गई है, इतनी बेहया हो गई है कि वो एक तो गुनाह किया उन्होंने, इलीगल गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार करा, और ऊपर से उनको इसका भी डर नहीं है कि कम से कम कुछ ऐसा पेपर बनाए जो नजर आए, जहां से क्या बोलते वो सच्चे साबित हो सके। उन्होंने पेपर ऐसे बनाए, देखिए आप, अगर ये ऐसा एक हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ऐसा करते हैं, तो आम नागरिक के साथ क्या करते होंगे, हैं? उनके साथ कितना झूठ और क्या क्या किया जाता होगा, कैसे झूठ बनाते हो, कोई उनके पीछे पड़ बोलता ही नहीं है, तो वो सब चल जाता है इन लोगों का, पुलिस वाले। यहाँ आप देखिए, एक तरफ लिख दिया एशियन पेंट्स में तब हम हंगामा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि थाने के अंदर हम कर रहे थे, और केस एक ही है। फिर इस मामले में हमने कोर्ट में जो आरटीआई से कुछ पेपर्स मांगे, ये सारी जानकारी मांगी, और अपने ह्यूमन राइट्स में जब मैटर लगा, तो डीसीपी साहब से इस मामले में सू कॉज नोटिस दिया गया, इनके द्वारा, ह्यूमन राइट्स के द्वारा। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, डीसीपी साहब ने, उन्होंने जो रिप्लाई दिया, पहले तो 3-4 तक उन्होंने ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू ही नहीं दी, उसको उठा के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ह्यूमन राइट्स का जो लेटर था उसको उठा के उन्होंने कचरे में डाल दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। जब चौथी बार सू कॉज नोटिस खतरनाक ढंग से भेजा गया इनकी तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से, तब आए थे कदम साहब, डीसीपी, जो उस पूर्व में डीसीपी रहे। उन्होंने आकर के एक जवाब दिया, और उसमें उन्होंने लिखा कि ह्यूमन राइट्स में विक्टिम इसलिए गया है कि उनको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले। तो ये सब चीज लिख करके उन्होंने अपने आप को पाक दामन साबित करने की कोशिश की, और उन्होंने ये कोशिश करी। याच्यामध्ये जे PSI प्रियंका खरटमल यांनी जे केलं, ज्याच्याबद्दल कंप्लेंट झाली, सिनियर ऑफिसला म्हणजे डीसीपी साहेब जे ऑफिस आहे त्यांना पण माहिती आहे की ह्या मॅडमने चुकीचं केलंय, आणि एकीकडे बोलतात की एशियन पेंट मध्ये यांना पकडलंय, एकीकडे बोलतात की पोलीस स्टेशनमध्ये आरडाओरड करत होते म्हणून त्यांना हे केलं. म्हणजे हे सगळे त्यांच्या जे डीसीपी ऑफिसला सगळं दिसलं नाही का? आणि उत्तर देताना डीसीपी ऑफिस उत्तर देताना ते लोक म्हणजे आम्ही जनतेचे सेवक आहे ह्या नात्याने कामच करत नाहीत, आम्ही फक्त आमच्या ज्युनियर माणसाने काय चूक केली त्याच्यावर आम्हाला पांघरून घालायचं आहे,
आणि जनतेतला जो तक्रारदार आहे तो म्हणजे त्याची काही व्हॅल्यूच नाही, अशा पद्धतीने ते लोक उत्तर देतात तिकडे आयोगामध्ये आणि कोर्टामध्ये. या डीसीपी साहेबांनी जे उत्तर दिलं त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हणजे सीसीटीव्ही म्हणजे किती दिशाभूल केली त्यांनी, हे काय ह्याच्याबद्दल काही उत्तरच नाही दिलं की यांच्याशी कशी वागणूक केली, यांना कसं मिसहँडलिंग केलं, आणि दिशाभूल करणारी उत्तरं देतात. म्हणजे बघा किती म्हणजे हे लोक सामान्य माणसाला किती म्हणजे ते लोक दिशाभूल करत असतील. जर हे लोक कोर्टाला आयोगालाच एवढं दिशाभूल करतात तर सामान्य माणसाच्या बाबतीत तर मग तुम्ही विचारूच नका. पुढे बोला. तो यहाँ पर जब उनका रिप्लाई हमारे पास आया, वो रिप्लाई में हम देख के आश्चर्यचकित हो गए कि हम जो ह्यूमन राइट्स में गए हैं इसलिए गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, इसलिए विक्टिम क्या बोलते ह्यूमन राइट्स में जाकर इंसाफ मांग रहा है। जनाब, हमारा कहना सिंपल सा था, और फिर उसके बाद हमने उसका एक रिप्लाई लिया और रिटर्न आर्गुमेंट दिया। वहां पर उस रिटर्न आर्गुमेंट में हमने साफ साफ लिखा है, ये रिटर्न आर्गुमेंट है जो हमने दिया था और वहां पर हमने बोला भी था। उसमें हमने साफ साफ लिखा, इनका पहले तो रिप्लाई में लिखा कि आप सीसीटीवी फुटेज के बेस, आप कह रहे कि सीसीटीवी फुटेज ना मिलने की वजह से हम गए, तो जनाब ये वो मामला तो है ही नहीं ना। ये मामला तो मेरे इलीगल डिटेंशन का है, मेरे को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया उसका मामला है, और उसके मामले में जो मैंने कंप्लेंट करी, जो प्रूफ दिए, जो सबूत दिए, उसके ऊपर जवाब देना चाहिए था। आपने वो जवाब नहीं दिए, बल्कि आप कुछ और जवाब दे करके कोर्ट को बहका रहे हो सीसीटीवी फुटेज में। जबकि सीसीटीवी फुटेज में तो गजट बना है, 2012 में भी है, 2016 का भी जजमेंट है, 2018 का गजट भी है, जो सब हमने लगाए हैं सीसीटीवी फुटेज में। और आप कौन सा लेकर आ रहे हैं कि प्राइवेट को अपने गृह मंत्रालय ने दिया है 2021 में आदेश की सीसीटीवी फुटेज लगाए जाए। अगर सीसीटीवी फुटेज 2021 में लगाए जाने की बात आप करते हो, तो हमने एक चीज इसमें साफ साफ लिखी है इनको रिप्लाई में कि अगर किसी कंप्लेंटेंट को या किसी भी प्रकार से कोई भी मामले में कोई पत्र, कोई भी आदेश हमें हाई कोर्ट से लाना हो, हाई कोर्ट से लाकर कोर्ट थाने में जमा करना हो, और हाई कोर्ट में वो आदेश अभी नहीं मिला हो हमें, क्या थाना खुद जाकर के वहां से हाई कोर्ट से आदेश लेगा? नहीं। या थानेदार बोलेगा कि नहीं, हाई कोर्ट से जब आदेश मिलेगा तभी तुम लेके आना, मैं तुम्हें छूट देता हूं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करता। क्या थानेदार ऐसा बोलेगा? नहीं। वो कहेगा हाई कोर्ट चाहे तुम्हें कभी भी दे, हमें नहीं मालूम, हमें तो अभी चाहिए, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ये काम करते हैं ना थानेदार। हाई कोर्ट ने हमें दिया है, हमारे ऑर्डर निकल चुका है हाई कोर्ट का, लेकिन वो ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो कि जब हाई कोर्ट से लेके आपको लाना है, हम नहीं जानते, हम तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर यहां पर सीसीटीवी फुटेज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपके खुद के कहते अपने राज्य का आदेश है गजट में कि आपको सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं, और उसकी जिम्मेदारी वहां के थानेदार की है, सीनियर की है। 1 साल तक सीसीटीवी फुटेज संभाल के रखना है। अगर वहां पर राज्य सरकार ने नहीं लगाए सीसीटीवी फुटेज, तो वो सीनियर की जवाबदारी, जैसे एक मेरी जवाबदारी, एक मैं हाईकोर्ट से ऑर्डर लेके आऊं, वैसे सीनियर की जवाबदारी है कि वो वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए, चाहे वो कैसे भी लगाए। वो उसके लिए वो राज्य सरकार को लिखता, वो सारी चीजें करता है, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि वो कहता है कि हमने अपने खर्चे पर लगाए। मैंने कहा कि क्या मजाक उड़ा है, खर्चे पर अगर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है तो कम से कम 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना वो तो वो लगाते हैं ना। ये उन्होंने बोला हमें हे आता ह्याने जो मुद्दा उपस्थित केलाय त्याच्यामध्ये हे बघा एक पत्र आहे, पवन कुमार सिंग यांना भांडू पोलीस स्टेशनने ते काहीतरी त्यांना मारहाण झाली होती आणि ते कंप्लेंट लिहायला गेले होते भांडू पोलीस स्टेशनला. त्यांच्याकडे मेडिकल होती, तरी पण त्यांची काही FIR घेतली नाहीये. त्या संदर्भात त्यांनी भांडू पोलीस स्टेशन सीसीटीव्ही फुटेज मागितले होते. ही घटना कधीची आहे? 2021 ची आहे, 1 मध्ये. तेव्हा त्यांना काय सांगितलं गेलं माहितीये का, की आम्ही तुम्हाला देतो, तुम्ही आम्हाला 5,000 रुपये द्या. म्हणजे नागरिकांवरती अन्याय होतोय आणि नागरिक आपल्या विरोधी होणाऱ्या अन्यायाचा, अत्याचाराचा पुराव्या दाखल सीसीटीव्ही फुटेज मागताय, जो त्यांचा हक्क आहे. पण हे पुरावे त्यांना विकण्यात येतात. भांडू पोलीस स्टेशन तर्फे, प्रायव्हेट एजन्सी तर्फे सीसीटीव्ही फुटेज लावलेले आहेत. म्हणजे हे काय तुम्हाला हा धंदा करायचा परमिशन कोणी दिली?
हे सगळं करण्यासाठी तुमच्याकडे काही ऑर्डर आहे का? तुमच्या सिनियर ऑफिसने तसं तुम्हाला काही दिलंय का तसं मंजुरी? तर ह्याच्या संदर्भात ते लोकांनी अजून पण उत्तर नाही दिलेलं आहे. म्हणजे ह्युमन राईट आयोगाने आपले काहीतरी लिमिटेशन ठेवलेत. ह्युमन राईट आयोगाने पण आता ऍक्च्युली कसं आहे, ह्याच्यामध्ये ह्युमन राईट आयोगाने ह्याच्या पुढे पण जाऊन यांना हे सगळं मागायला पाहिजे होतं. पण ठीक आहे, त्यांनी आपली एक लिमिटेड ऑर्डर दिलेली, पण ह्याचा तपास कोण करणार? 2016 मध्ये हायकोर्टाने सीसीटीव्ही फुटेज लावणे, त्याला 1 वर्ष ठेवणे सगळे आदेश दिलेत. त्याची अंमलबजावणी करायला तुम्हाला 5 वर्ष लागतात. मग ह्याची इन्क्वायरी कोण करणार आहे? तर ह्याच्याबद्दल काही यांच्याकडे काही उत्तर नाहीये. तुम्ही का 5,000 रुपये मागत होता? म्हणजे तुम्ही अत्याचार पण करणार समोरच्या पीडितवरती आणि त्याला पुरावे पण तुम्ही विकणार की तुझ्यावरती आम्ही अत्याचार केलाय आणि त्याचा तुला पुरावा पाहिजे तर आम्हाला 5,000 रुपये दे. मग याची इन्क्वायरी महाराष्ट्र शासनाला, अँटी करप्शन ब्युरोला आणि जे संबंधित जे एजन्सी आहेत त्यांना करायला पाहिजे. पण हे कोण करणार नाहीये हे. ओके. तो ये चीज जब आई सीसीटीवी फुटेज, तो हमें नजर आया, हमने इसमें देखा कि भाई आप प्राइवेट लोगों से कराई है और वो आप अपने खर्चे पे कर रहे हैं, तो फिर हमने सीधे सीधे इसमें मांगा कि भाई आपको कम से कम वो पेपर देने चाहिए थे, रेजोल्यूशन पास करके देना चाहिए था कि क्या कहते हैं, हमने आदेश दिया है सीनियर को, आप सीसीटीवी फुटेज लगा लो, जो खर्चा है वो आप अपनी जेब से करो, ये सबके आदेश के पेपर आने चाहिए थे ना हमारे पास, ताकि हमें मालूम पड़ता, जनता भी तो उतरती ना ये सीसीटीवी फुटेज के लिए, जनता ही। और सबसे बड़ी चीज तो ये हमें इसमें साफ साफ मैंने लिखा है रिटर्न में कि एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर किस लिए बैठा है, ये पुलिस व्यवस्था किस लिए बैठी है, ये जनता की सुरक्षा के लिए बैठी है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में ही उस टाइम ही बता दिया था कि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ही बेस्ट एविडेंस है किसी के लिए, उसकी वजह से स्टिंग ऑपरेशन हुए, उसकी वजह से तहलका कांड ने कहते इनका संसद के सदस्यों का स्टिंग ऑपरेशन किया है और उसके ऊपर कहते बड़े बड़े मैटर आए हैं। यानी स्टिंग ऑपरेशन और वीडियो जो है किसी का भी, जो भी फुटेज है वो एविडेंस के रूप में काम आता है, ये तो पुलिस ऑफिसरों को सबको मालूम है। तो ऐसी स्थिति में उन जैसे उस वीडियो को रखने का काम क्यों नहीं कर सकता था पुलिस? और अगर वो चीज रखी है तो उसके पेपर लाओ ना आप। वो पेपर आपने नहीं दिए, बल्कि आपने बोल दिया कि 2021 का। इस तरीके से डीसीपी साहब ने अपनी ये दिखाई। ये चीज हो गई सीसीटीवी फुटेज के ऊपर। मगर मेरा दूसरा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये चीज छोड़िए, चलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ चीजों के क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। पहला, हमला करने वाले का फुटेज आपने देखा, हमला उसने किया है। दूसरा, जगह का, जो जगह है, जिस जगह पे घटना स्थल, उसकी पोजीशन देखिए, जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो वो होता है, नंबर होता है, वो नंबर से पता चलता है कि किस पॉइंट पर ये दिया गया है। जीपीएस लोकेशन मध्ये जे लॉन्गिट्यूड लॅटिट्यूड आहे, यांनी पंचनाम्यामध्ये, म्हणजे थोडक्यात सांगतो मी, पंचनामा बनवताना घटनास्थळाचं हे लोक लॉन्गिट्यूड लॅटिट्यूड हे ते त्याच्यामध्ये टाकतात FIR मध्ये. पण गंमत अशी आहे की घटनास्थळी पंचनामा झालाच नाहीये. म्हणजे माझ्या घरी अटॅक झाला, तिकडे पहिला तर पंचनामा कसा होणार, घराला टाळा होता, तुम्ही कुठे गेला, त्यांनी कुठेतरी दुसरीकडे गेला, तिकडचे लॉन्गिट्यूड लॅटिट्यूड हे त्यांनी पंचनाम्यामध्ये टाकले. म्हणजे किती मोठा पोरकटपणा. म्हणजे आम्ही पोलीस आहोत का आम्ही विदूषक आहोत, म्हणजे आम्ही ह्याच्यामधले तेच त्यांना समजत नाहीये. अरे तुम्ही मुंबईतले, म्हणजे मुंबई पोलीस म्हणजे जगातली नंबर 2, दुसरा नंबर स्कॉटलंड यार्ड नंतर तुम्हाला आम्ही गिनती करतो आणि तुम्ही म्हणजे संपूर्ण मस्करी करून टाकली मुंबई पोलीस. म्हणजे तुम्ही काही करता. तो एक मुद्दा यांनी उपस्थित केला. आम्ही म्हणजे सगळं तो उपस्थित केला आम्ही तिकडे याच्यामध्ये आयोगामध्ये, आणि तिकडे ते सपशेल खोटे ठरले. तो वहां पर हमने साफ डीसीपी साहब से बोला कि आप बताइए ना, वो जगह का क्या आपने पंचनामा किया है? वो पॉइंट तो कहीं और दिखाई दे रहा है। तो आपकी ऑफिसर जो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो तो ईमानदारी से काम ही नहीं कर रही है, फिर उसके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? चलिए, हमने अगला कदम उठाया। हमने कहा जब यहाँ पर 100 पे फोन किया गया था, तो वहां पर उसके आए थे, अपने कॉमरेड आए थे जो रहते हैं पुलिस इमरजेंसी के, उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है कि इन दोनों मतलब जिसके ऊपर हमला हुआ है और जो लोग जिनको अगर हम देखा जाए तो इसमें FIR जो हुई है, FIR में एक कंप्लेंटेड है और एक को आरोपी बनाया गया है, इन दोनों को ही पुलिस स्टेशन में उप निरीक्षक खरटमल के हवाले किया गया था। ये बाकायदा इसमें लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये पेपर किसने दिया है? उन्हीं लोगों ने, जो इमरजेंसी के जो कॉमरेड या जो अपने ऑफिसर आते हैं, उन लोगों ने
लिया। तो हमने कहा ये कम से कम ये चीज़ पर तो आप ध्यान दीजिए। हे बघा, ये देखिए इसमें हे स्वतः जे कंट्रोल मार्शल असतात, जर आपण 100 मध्ये कॉल करतो तर त्याच्यासाठी एक सेपरेट यंत्रणा पोलीस स्टेशनमध्ये असते, सेपरेट त्याच्यामध्ये कर्मचारी असतात जे आपण कॉल केल्यानंतर मुंबई पोलिसचं जे कंट्रोल असतं तिथून त्यांना मेसेज जातो, त्यांच्याकडे संपूर्ण ते ऑनलाईन यंत्रणा असते. तो मेसेज घेतले ते लोक आपल्याकडे येतात, म्हणजे घटनास्थळी येतात ते लोक, आणि जे घटनास्थळी काय चाललं असेल तर तिकडचे जे काही म्हणजे काय असेल दोषी असतील त्यांना घेऊन ते पोलीस स्टेशनला जातात, अशी ती यंत्रणा आहे. आणि ते आपला रिपोर्ट बनवतात, ते रिपोर्ट मुंबई कंट्रोलवाले ते मेंटेन करतात. आणि तो त्याच्यामध्ये RTI मध्ये जेव्हा त्याची माहिती मागवली गेली तेव्हा त्याच्यामध्ये बघा ह्यांनी इथे दिलेलं आहे, हे जे कंट्रोल मार्शल आहे त्यांनी लिहून दिलेलं आहे की आम्ही घटनास्थळी गेलो, दोघांना आम्ही घेऊन 11:10 पर कंट्रोल मार्शल ने इन दोनों को पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया था। अब पुलिस स्टेशन में छोड़ने के बावजूद हमने पूछा डीसीपी साहब से कि पहले वाले को मेडिकल के लिए क्यों भेजा, जिसने हमला किया? दोनों को एक साथ भेजना चाहिए था मेडिकल करने के लिए, इनको मेडिकल करने के लिए बाद में भेजा। तो इसके लिए जो मेडिकल के पेपर है वो लाए जाए, क्योंकि जो मेडिकल हमें दिया गया है उस मेडिकल में टाइमिंग नहीं डला है, और बिना टाइमिंग के कैसे पता चलेगा कि कौन कितने बजे कैसे आया? और सबसे बड़ी चीज हमने फिर पूछा डीसीपी साहब से, आप इसमें बताइए, मेडिकल में खुद डॉक्टर के सामने मरीज ने बोला है कि 2 से ज्यादा लोगों ने, जानने वाले लोगों ने उस पर हमला किया है। ये चीज मेडिकल में साफ साफ लिखी है, ये मेडिकल के अंदर है, इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये जो चीज है इसको समझना है। इसका जवाब आपने लिया क्या? वो उन 4 लोगों के नाम, जो 2-4 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, उन लोगों के नाम क्यों नहीं पुलिस वालों ने एफआईआर में दर्ज किए, कम से कम पंचनामा में दर्ज किए? उसने अपने एफआईआर में क्यों नहीं बताया वो चीज? डॉक्टर के सामने अलग बोला और इधर एफआईआर में अलग बोला, इसका क्या मतलब है इस चीज का? तो ये चीज यहां पर आई कि इन्होंने कहा है कि मैंने उनके बीच में इंटरफेयर किया। किनकी? एफआईआर के बीच में। एफआईआर तो पूरी हो गई थी, एफआईआर के बीच में अगर इंटरफेयर होता है, एफआईआर का टाइमिंग देखेंगे आप तो 12:30 का है, रात के 12:30 का। और मेरे ऊपर जो 1200 का चार्ज लगाया गया है वो लगभग इन्होंने 3:15 बजे का टाइमिंग बोला है। किसके अंदर? आपके इनकी जो रिप्लाई में उन्होंने जो अपना दैनिक क्या कहते हैं डायरी दी है, वो डायरी में 3:25 का समय लिखा है। अब जब एफआईआर हो चुकी है 12:30 बजे, तो 3:25 के आसपास मैं क्या वहां पर झगड़ा करूंगा? कौन करेगा उसमें इंटरफेयर? मैंने डीसीपी साहब से उसी चीज का पूछा, आप बताइए, जब एफआईआर हो चुकी है तो उसके बाद हमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? उस एफआईआर में तो हम रोकेंगे नहीं कि वो इंटरफेयर, हाँ हमने अपनी एफआईआर करने के लिए बोला। अब हमने अपनी एफआईआर के लिए बोला, आपने हमें बाहर निकाल दिया, उसका हमने ट्वीट कर दिया उस चीज का, और वो सारी जानकारी दी। फिर आपके यहां से पेपर नहीं मिला, ये ट्वीट हमने भेजा है 2 बजे के आसपास, पेपर नहीं दिया। तो 2 बजे के आसपास हमने साफ साफ इसमें जवाब पूछा डीसीपी साहब से कि 2 बजे तक तो मुझे अरेस्ट नहीं किया गया था, और 2 बजे मैंने पेपर के लिए ट्वीट किया है। जब 2 बजे के लिए पेपर के लिए ट्वीट किया तो मेरा जो भी डिस्प्यूट था, जो भी विवाद था, अगर उन इंचार्ज से, तो वो किस बात का था? पेपर का। क्योंकि अगर पेपर का विवाद तो बाद में आता है ना, पहले एफआईआर का विवाद होता है। पेपर का विवाद कब आता है? जब हमें पेपर नहीं है हमारे पास लिखने के लिए, तो वो चीज हमने मेंशन की। और पेपर किस लिए चाहिए? कंप्लेंट लिखने के लिए, क्योंकि एफआईआर तो आप लिखेंगे, कंप्लेंट हम तो सिर्फ कंप्लेंट दे सकते हैं पेपर पर। तो वो पेपर का विवाद जब 2 बजे का है और उससे पहले एफआईआर हो चुकी है, तो अब पेपर मांगने में आप आनाकानी करेंगे और उस पेपर नहीं देंगे, बल्कि हमारे को आप ये सोच रहे हैं हमने ऐसा किया होगा कि हमें पेपर नहीं मिल रहा इसलिए हमने उनके साथ इंटरफेयर किया, उनको गाली गलौज किया या उनके साथ यानी आवाज उठाई। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा डीसीपी साहब। और वो भी 2 बजे के आसपास का समय है, 2:05 या 6 पर हमने ट्वीट किया था, और वो जो ट्वीट का जवाब हमारे पास आया था वहां से मुंबई कमिश्नर से, और उसके बाद ही हमने उनसे मुलाकात करी, और इसके बाद हमें तुरंत क्या
बैठा दिया गया। तो इनका जवाब उनके पास नहीं था। इसके बाद उसमें देखिए 3:15 ये लोग कह रहे हैं कि हमने 1200 रुपये चार्ज लेकर के इनके ऊपर ये किया। वहां पर उन्होंने एक चीज लिखी है कि हमने इनको भेजा था कि 1200 रुपये लेके घर भेजा कि आपको अगर आप जाइए, ये सीधा सीधा। जबकि इसमें क्या लिखा है इन्होंने रिप्लाई में बोल रहे हैं कि हमने इनको समझाइश दी थी कि आपको अगर इसका विरोध करना है तो आप कोर्ट जाइए। तो ऐसा तो कुछ भी हमें नहीं बोला गया, ना ऐसा कोई पेपर दिया गया। ये सारी चीज हमने इसमें मेंशन करी। फिर बाद में एक और चीज हमने इधर डीसीपी साहब को दिखाई, जो हमने उनको 2020 में ही दे दिया था। 2019 के लास्ट में ही दिया था वो लेटर, जिसमें हमने साफ साफ लिखा था डीसीपी साहब को कि देखिए, एक तरफ कोर्ट के अंदर चार्जशीट एक ऐसी डाली जाती है कि मैं 3:45 बजे वहां हंगामा कर रहा था एशियन पेंट में, और दूसरी तरफ ये बता रहे बयान में कि मैं थाने में हंगामा कर रहा था। तो इन दोनों में से क्या सच है? तो वो चीज भी मैंने यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में जज साहब के सामने रखी और उनसे कहा कि डीसीपी साहब से ये भी पूछिए। और इसके बाद पूरा क्लियर हो गया जज साहब को। अब इसके आगे कुछ भी नहीं सूझा। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना पसंद करूंगा। ये पूरे मामले की आईजी से इंक्वायरी बैठाने की कोशिश की थी ह्यूमन राइट्स के जज साहब ने, सैयद साहब ने। तो वो आईजी जो वहां से रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट देखकर मुझे ये अचंभा हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स में अगर ऐसे अधिकारी, पुलिस अधिकारी जांच करेंगे जो भ्रष्ट है, जो झूठ बोलते हैं, तो क्या किसी को न्याय दिलाते होंगे ये लोग? वो वर्ड बोल रहे जो मैंने कहे ही नहीं। उन्होंने कहा कि इनको कागज मिल गया था, फिर भी इन्होंने झगड़ा किया। ऐसा कहां लिखा हमने? उन्होंने ये लिखा कि हमने वहां पर ये कहा कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार। ये वर्ड तो मैंने कहीं लिखे ही नहीं वहां पर। तो उस वजह से उस ऑफिसर के खिलाफ भी मैंने 340 परजुरी का केस दाखिल किया, जिसकी फाइल भी मैंने दी है, जिसकी रिसीविंग है, वहां रिकॉर्ड पर भी है। जज साहब ने कहा कि ये 340 हम नहीं चलाते, बाकी उन्होंने वो ऑर्डर दिया। तो यहां पर जो भी चीजें हैं, मुझे ये तो ठीक लगा कि जज साहब ने कम से कम कंपनसेशन के मामले में तो बोला, क्योंकि वो तो एक मैटर बनता ही है, सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए था रिकॉर्ड पर, वो नहीं है। लेकिन गैर कानूनी गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। इसके लिए हमें हमारा केस आगे बढ़ेगा, दूसरी जगह भी हम जाएंगे, हम इस मामले में छोड़ेंगे नहीं जो भी चीज है। बाकी मुझे खुशी हुई कि कम से कम कुछ तो फैसला आया इस मामले में। तो धन्यवाद। ये धन्यवाद।